गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। ये बच्चा कह रहे सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन किसी पीडीएफ डलवा देना। बेटा जो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ डेली वो पीएनजी फाइल में मिलते ही हैं आपको। अब अलग से क्या प्रैक्टिस की पीडीएफ दूंगा मैं? जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वो आपके मिलते होंगे ना, जो डेली पीएनजी फाइल मिलती है। नवनीत, देवव्रत, त्यागी, बिहारी बाबू, आकाश, सुशील, दिव्या, स्नेहाशीष, कर्माकर, स्नेहा, आर्या, रजनीश कह रहे हैं अंकुर सर के चरणों में मेरा प्रणाम, खुश रहो भाई। प्रिंचुरा से कह रहे हैं गुड इवनिंग। चंद्रपाल, कीर्ति, बिहारी बाबू ने कहा राम राम जी, राम राम भाई। नवनीत राज कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। आकाश राजपूत, ओके ठीक है, सही चल रहा माहौल, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अच्छा, कल की क्लास में हमने आपको एक तो बताया था कि कोई जो द्रव है, कोई फ्लूइड जो है, जो प्रेशर लगाएगा उसका फॉर्मूला है HDG। याद आ रहा है बेटा फॉर्मूला? ये प्रेशर का फॉर्मूला है HDG, यानी कि एक तो डेंसिटी, घनत्व क्या है लिक्विड का, वो इंपॉर्टेंट है कि आपने पानी भर रखा है कि मरकरी भरा हुआ है या आपने हवा भरी हुई है। एक आपको बेटा H ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आप प्रेशर निकाल रहे हो उससे कितनी ऊंचाई तक यानी कि लिक्विड भरा हुआ है, यानी गहराई कितनी है। और G, ये तीन बातें हमने कल की क्लास में बताई थी। तो आप कितना पढ़कर आए हैं, कल आए थे कि नहीं, हमें इस वाले क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन करो सभी। भूपेंद्र, प्रदीप, शिव प्रताप सिंह, अजय, दिव्या, करो सभी क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ ए लेक राइजेस टू द टॉप इट विल, जब झील के तल पर एक हवाई बुलबुला ऊपर की ओर बढ़ता है। बेटा कोई एक बुलबुला है वो जो कि अभी झील के सरफेस पे है, जब ये ऊपर की तरफ को उठेगा तो कह रहा है कि इसका जो साइज है बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, झील के तल पर एक बुलबुला है, ये बेटा झील है, और यहाँ पे इसमें एक बबल बना। तो कह रहा है कि जब ये बबल ऊपर की तरफ उठेगा तो उसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है आकाश जी, ठीक है। हिमांशी, अजय, दिव्य प्रकाश, करो भाई। प्रीति झा कह रही हमें लगा हमारी क्लास खत्म हो गई, नहीं नहीं। अमृता चौधरी का आंसर आया। ऐप में अपडेट कब आएगा भाई, इसके बारे में जानकारी नहीं है, जब आएगा तो पता चल जाएगा। देखो बेटा इसका आंसर है साइज इंक्रीज होगा। आप खुद देखो कि जब ये बबल जो है ये बिल्कुल बेटा तली में होगा, मान लो इसका साइज इतना है, लेकिन जैसे बबल थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगा इसका साइज क्यों बढ़ेगा? जब बेटा ये बिल्कुल तली में था तो ज्यादा गहराई में था, तो इसके ऊपर चारों तरफ से ज्यादा प्रेशर लग रहा था पानी का, तो ये दबा हुआ था। जैसे ऊपर आएगा गहराई कम होगी, प्रेशर कम होगा, और ऊपर आएगा और साइज बढ़ेगा, सरफेस पर आकर तो फट ही जाएगा। तो जब कोई बुलबुला सरफेस से, तली की सतह से ऊपर की तरफ आने लगता है तो उसका साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि जब नीचे बिल्कुल गहराई में होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा। जितनी ज्यादा गहराई होगी, जितना ऊंचाई तक पानी भरा होगा उतना भयंकर प्रेशर होता है, तो साइज बढ़ने लगेगा ऊपर जाने पर, क्योंकि प्रेशर का मान होगा कम। तो नाइन्थ का बनेगा ए ऑप्शन, तो उसके आकार में वृद्धि होगी। जो बच्चे ए लिख रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। ये कल की क्लास से हमने क्वेश्चन पकड़ा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा ये कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करो। फिर मैं आज की क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आपको एक पेपर मुझे फाड़ना पड़ेगा कहीं से। करो ये। देखो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है। देखो इसने कहा है एक बांध की दीवार को ऊपर की तुलना में नीचे की तरफ मोटा बनाया जाता है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा दाब डाला जाता है। देखो ये कह रहा है कि हमने एक बांध बनाया, और जब हम बांध बनाएंगे, कह रहा है कि इसकी जो दीवारें होती हैं वो नीचे की तरफ होती है मोटी ऊपर की तुलना में। देखो ऐसा क्यों? बेटा बांध है, नीचे मान लो कि 30-40 फुट मोटी दीवार है ये, ऊपर इसकी मोटाई कम होती चली जाएगी।
ऐसे क्यों करेंगे? आपको पता बेटा बांध में क्या होता है, पानी भरा जाता है, तो जो पानी नीचे भरा होगा वो चारों तरफ को ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, जितना हम गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे नीचे ज़्यादा बहुत भयंकर प्रेशर लगता है, तो यहाँ पे दीवार ज़्यादा मोटी रखते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर को झेल पाए वो। तो जैसे आप दीवार की ये गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसका हम नीचे मोटी दीवार क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है इसने कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा लगाया गया दाब जो है वो दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, दीवार की ऊंचाई के साथ बढ़ता है, दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। तो जैसे गहराई बढ़ेगी दीवार की, नहीं गहराई बढ़ने वाला है कि नीचे की तरफ को आप जाओगे, जैसे दीवार की गहराई बढ़ेगी तो बेटा प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा और प्रेशर बहुत ही भयंकर रहेगा नीचे की तरफ। तो ये जो प्रेशर लगातार पानी यहाँ पे प्रेशर मार रहा होगा, अगर दीवार पतली रहेगी कमजोर रहेगी तो टूट जाएगी। तो नीचे दीवारें बहुत मजबूत रहती हैं, बहुत भयंकर सरिया भरा जाता है इसमें, सरिया भरेंगे कंक्रीट वंक्रीट भर के बहुत मोटी दीवार बनाएंगे। मान लो अगर हमें कैलकुलेट हमने किया कि हमें 50 फीट मोटी दीवार चाहिए, तो हो सकता है कि 60-65 फीट और एक्स्ट्रा लेके चलें, तो पूरी भयंकर दीवार बनाई जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वालिटी बिल्कुल चेक होता है, उसमें जरा से भी कोई भी लापरवाही कोई करप्शन नहीं होता है डैम वैम बनने में। बिल्कुल जो डैम बनाए जाते हैं बिल्कुल 100%, अगर हल्का सा भी कहीं पे भी कुछ दिखा तो तुरंत उस चीज़ को फिर दोबारा से बनाया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन जब बनाया जाएगा तो नीचे की दीवार मोटी रखेंगे, जैसे ऊपर की तरफ क्या करेंगे दीवार की जो मोटाई वो कम करते चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम लगेगा नीचे ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसा करेंगे हम। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आज की क्लास में, लिखेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। हालांकि सही प्रोनाउंसिएशन है बर्नौली, ये हिंदी में बर्नौली लिखा होता है, हम भी बर्नौली लिख देते हैं, ये साइलेंट रहता है एल वगैरह। बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली थ्योरम। ठीक है, अब आते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे, बर्नौली की प्रमेय पे। तो इस बर्नौली की प्रमेय को समझने के लिए मैंने अभी आपके सामने आपके लिए एक थोड़ा सा पेपर मैंने काट के रखा है, हालांकि जल्दीबाजी में अच्छे से पूरा बड़े से फट नहीं पाया, बिल्कुल एकदम शेप होनी चाहिए थी। अब एक चीज देखो, ये मेरे पास में पेपर है, ये पेपर मैंने ऐसे किया सीधा नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? आप कहोगे सर ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है नीचे, ठीक है भैया गिर रहा है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सर रेलवे का बैच एप्लीकेशन पर दोबारा ऐड करवा दीजिए प्लीज, अब तक शोर नहीं भाई। ये बैच जो आते हैं ना 99 का कोई बैच आया, कुछ ऐसे बैच आए, ये 1-2-3 दिन के लिए होते हैं, ऐसे नहीं होते कि परमानेंट होते हैं, क्योंकि उनमें एडमिशन बहुत स्पीड से फुल हो जाते हैं, तो फिर हम एक लिमिट तक एडमिशन रखते हैं, तो वो चीज़ संभव नहीं है हमारे यहाँ। तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई ऐसे आते हैं कि बैच कोई ऐसे आ गया, तो वो जब आया था चला गया वो, अब उसमें हमारे हाथ में नहीं होता, सभी मैनेजमेंट का काम होता है, टीचर के हाथ में नहीं होता है, कोई मेरे खुद की कंपनी थोड़ी ना है, किसी भी टीचर को कोई कुछ नहीं करवा पाएगा, वो मैनेजमेंट करता है, और हम उन्हें कह भी नहीं सकते। मैनेजमेंट कहता है सर आप पढ़ाते हो, हम कहते हैं आप आपको कैसे पढ़ाना है, तो आपको अपने पढ़ाने पे ध्यान दो, मैनेजमेंट अपने पे ध्यान देगी, है ना। अब देखो ये बेटा नीचे की तरफ गिर रहा है पेपर, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब मैं बिना इस पे यहाँ पे हाथ लगाए मैं इसे सीधा करने की कोशिश करूंगा। अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं इस पेपर के ऊपर फूंक मारूंगा जोर से, अब देखना आप पेपर तो सीधा हो रहा है, ध्यान दिया आपने, मैं इसे थोड़ा दूर करके फूंक मारूंगा ताकि आपके कान में ऐसे पहुंचे। ये क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर फूंक मारी, एक फूंक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जब मैं फूंक मार रहा था पूरी स्पीड से हवा चल रही थी यहाँ पे, तो एक पेपर देखो सीधा क्यों हो रहा था। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब मैं यहाँ पे फूंक मार रहा था ना, तो यहाँ पे बहुत तेज तेज हवाएं चल रही थी, ऐसा अगर हवाएं तेज चल रही है, फूंक मारने लग गया, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो बेटा बर्नौली साहब ने हमें बताया कि अगर कभी फ्लूइड मैंने कल आपको बताया था कि लिक्विड भी आता है गैस भी, अगर कभी फ्लूइड बहुत ही स्पीड से भाग रहा हो, कोई लिक्विड बहुत या गैस बहुत ही तेजी के साथ फ्लो कर रहे हो, तो बहुत ही स्पीड से चल रही हवाएं, बहुत ही स्पीड से चल रहा लिक्विड तरल, ये एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा करते हैं। तो जब मैं इस कागज के पन्ने के ऊपर फूंक मार रहा हूं, तो फूंक तेज मारने से यहाँ पे हवाएं तेज चल रही है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो गया। लेकिन इस पेपर के नीचे तो हवाएं शांत हैं, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ऊपर प्रेशर लो नीचे प्रेशर हाई, क्योंकि नीचे हवाएं शांत है, जब यहाँ पे हवाएं धीरे धीरे चल रही होंगी, शांत होंगी, स्पीड कम होगी, वहां पे प्रेशर हाई होगा, जहां तेज चल रही होगी वहां लो होगा। तो मेरे फूंक मारने से इस पेपर पे ऊपर एक लो प्रेशर जोन बना, कम दाब का क्षेत्र, नीचे हवाएं शांत है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। और आपको पता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर भागती हैं, तो नीचे हाई प्रेशर था, ऊपर लो प्रेशर था, तो नीचे की जो हवाएं हैं ऊपर वाले प्रेशर को भरने के लिए ऊपर की तरफ जब जा रही थी वो, तो बीच में पेपर भी आ गया, इसको टक्कर मार के से सीधा कर रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो यानी कि हमें क्या पता चला बर्नौली की थ्योरम से कि तेज चल रहा फ्लूइड, तेज चल रहा द्रव, द्रव में यानी कि लिक्विड या गैस, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जब ये तेज भागते हैं तो एक लो प्रेशर क्षेत्र पैदा करते हैं, और जहां पे इनकी स्पीड कम होती है वहां पे हाई प्रेशर बनता है। जब भी आप अपने हाथ में कोई पेपर लेके उसके ऊपर फूंक मारेंगे तो हवाई तेज भागने से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, नीचे हवाई शांत है तो हाई प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर लो, हवाई जाती है हाई से लो की तरफ को, तो नीचे की हवाई ऊपर जब जा रही होंगी तो बीच में पेपर आए टक्कर मार के सीधा कर दिया इसे। वही चीज को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ फ्लूइड, द्रव की जो चाल है अगर वो बहुत ही फास्ट हो, स्पीड ऑफ फ्लूइड बहुत ही ज्यादा हो, तो एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा होता है। लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होगा। लो प्रेशर तो बहुत ही तेज चल रही हवाएं एक लो प्रेशर पैदा करती हैं। तो अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड, द्रव की चाल बहुत तेज हो तो एक लो प्रेशर क्रिएट करेंगी वो। लेकिन अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड धीरे हो, फ्लूइड बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो, स्पीड ऑफ फ्लूइड, द्रव की चाल बहुत ही कम हो, अगर फ्लूइड बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हो तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, उच्च दाब का क्षेत्र पैदा करेगा। तो पेपर में कई बार आपसे पूछ लेगा कि तेज चल रही हवाएं कैसा प्रेशर पैदा करती हैं, लो, और धीरे चल रही हवाएं कैसा प्रेशर पैदा करती हैं, हाई। अब मैं इनसे कुछ एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, कुछ डे लाइफ में जो एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं इनसे, वो हम करेंगे। पहले लिख लेना कि कोई भी द्रव, द्रव यानी कि तरल या गैस, लिक्विड गैस कोई भी तेज भागेगी तो कम दाब का क्षेत्र पैदा करेगी, और धीरे धीरे चल रही होगी तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। ये बर्नौली की थ्योरम का सार निकल के आया है, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए इनसे, ये हमने बर्नौली जो साहब ने हमें बताया, इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम देखेंगे हम कौन कौन सी बातें बर्नौली की थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पेपर में आता है कि ये घटना किस नियम के आधार पर एक्सप्लेन की जा सकती है। देखो, जैसे कि आपने एक बात देखी होगी, अगर आप कभी मेट्रो में गए हों, कभी कोई बच्चा मान लो दिल्ली आया हो या किसी और मेट्रो सिटी में गया हो जहाँ पे मेट्रो चलती है, तो वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा, सर आपकी बैच सुबह में थी लेकिन आप मूर्ख हो, आप डेली क्लास लेने आते नहीं हो, आपकी बैच सुबह में थी, उसमें मैंने बताया था कि लास्ट चैप्टर जो है रात को 9 बजे कराया जाएगा, डेली क्लास में आए तो पता रहे, जब क्लास टाइम से लेंगे नहीं तो फिर पता कैसे रहेगा। समस्या ये भी तो है, एक से एक धुरंधर आते हैं। एक ये और आता है, ग्रुप डी का पेपर कब होगा। मैं बच्चों से कहता हूँ भाई मैं कोई रेलवे का चेयरमैन हूँ या रेल मंत्री हूँ, तो आप मेरे से बात पूछो भी, अगर मैं कुछ भी आंसर दूंगा यानी कि प्योर तुक्का मारूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि जब होगा, वो तुक्का मार रहा है। जो ग्रुप डी का पेपर होगा सबको पता चलेगा, मुझे कोई अलग थोड़ी ना पता चलेगा कि मेरे पास चेयरमैन साहब अलग से फोन करेंगे, हाँ जी मास्टर जी तब है पेपर, बच्चों को बता देना। तो ये ऐसे हर क्लास में मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन मत पूछा करो टीचर से, ये पेपर कब होगा, कब आएगा, जब होगा सबको पता चलेगा। ये टाइम ही पास करना है क्लास में अलग चीज है, मेरे पास बहुत कंटेंट है टाइम पास करने के लिए, सुबह शाम तक चुटकुले सुना सकता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन आप पढ़ने आए हो, पैसे खराब किए आपने। एक बच्चा भी कह रहा था कि बैच कब से आएगा, 99 वाला, मेरे पास तब 100 रुपये नहीं थे। तो कई बार बच्चों के पास 100 रुपये भी नहीं होते, टाइम से बैच नहीं ले पाते, तुम यहाँ टाइम पास करने आ रहे हो, कब होगा पेपर, ये कब होगा, वो कब होगा। टाइम पास करने मत आया करो क्लास में, फालतू कमेंटबाजी मत किया करो बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दिया करो बस, इससे ज्यादा बिल्कुल ज्यादा एंटरटेन करने की ना आपको जरूरत है ना आपको मुझे करने की जरूरत है। अब जैसे मान लो कभी मेट्रो स्टेशन पे गए और आप वहां पे खड़े हो गए, तो अगर आप कभी मेट्रो में जाओ, वहां पे एक चीज लिखी होती है, प्लीज स्टैंड बिहाइंड येलो लाइन, कृपया पीली रेखा से पीछे खड़े हों। नहीं, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आएगी ना, तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर आप डिस्टेंस बना के खड़े हों, जब मेट्रो आके रुकेगी, दरवाजा खुलेगा तब अंदर जाओ। वो देखो ऐसा क्यों लिखते हैं, अगर बहुत ही तेजी से मान लो कि कोई मेट्रो आ रही है, या मान लो कि आप छोटे मोटे गांव में रहते हैं और आपके गांव देहात में एक ऐसा स्टेशन है जहां पे केवल पैसेंजर गाड़ी रुकती है, एक्सप्रेस नहीं रुकती, तो अगर आप कोई बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही नजदीक खड़े होगे ना, और कोई एक्सप्रेस गाड़ी जो रुकेगी भी नहीं, अगर वो निकले पूरी स्पीड से, तो अगर बहुत तेजी से कोई ट्रेन अगर आपके आगे से गुजर जाए ना, तो अगर आप नजदीक खड़े होंगे प्लेटफॉर्म पर, तो गाड़ी ट्रेन आपको अपनी तरफ को खींच लेगी, चलती ट्रेन में आपको सर लग जाएगा। तो बहुत तेज चल रही ट्रेनें जो अपनी तरफ को खींच लेती हैं, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, वो बर्नौली की थ्योरम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो एरोप्लेन हवा में उठता है
भागते भागते एरोप्लेन हवा में उठ जाता है, उसके उठाने में कौन सा प्रिंसिपल हेल्प करता है? बर्नौली की परम हेल्प करती है। जब आंधी तूफान आते हैं तो मकानों की छतें उड़ जाती है, टीन की छत होती है, छप्पर वाले मकान उड़ जाते हैं। वो किससे बता सकते हैं? बर्नौली की थ्योरम से बता सकते हैं। जो बॉलर बॉल को स्विंग करता है, इन स्विंग आउट स्विंग करता है, वो किससे समझा सकते हैं? बर्नौली की थ्योरम समझा सकते हैं। ये सारी बातें भी हम क्लास में करेंगे, तो यहाँ पे देखना। तो एक लिखेंगे लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना। एक लिखेंगे बेटा ब्लोइंग ऑफ रोप्स इन स्ट्रॉम, तूफान में मकान की छतों का उड़ जाना, तूफान में मकान की छतों का उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ रोप्स इन स्ट्रॉम, तूफान में मकान की छतों का उड़ जाना। तीसरा अट्रैक्शन ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, तेज चल रही ट्रेन का अपनी तरफ को खींच लेना। अट्रैक्शन ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, तेज चल रही ट्रेन का अपनी तरफ को खींचना। एक लिखेंगे स्विंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना। इन सबको लिख लो, इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे हम 2-3 एग्जाम्पल आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि बर्नौली की थ्योरम कैसे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का लिफ्ट उठना। दूसरा तूफान में मकान की छतों का उड़ जाना। तीसरा तेज चल रही ट्रेन का अपनी तरफ को खींचना। चौथा बॉल का स्विंग करना। तो 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि बर्नौली की थ्योरम कैसे काम कर रही होती है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे अगर परसों छप्पर की छत उड़ गई, चलो पहले छप्पर वाले से बच्चे ने कहा तो छप्पर वाले ले लेते हैं हम, नहीं तो मैं भी ट्रेन वाला ले रहा था एग्जाम्पल। ये बेटा मान लो कि किसी के मकान है, ठीक है, और ये मकान की छत है, छप्पर या टीन की छत है, ये यहाँ पे खिड़की लगी हुई है ये, ठीक। अब ये मकान है और हिंदी में भाई खुद लिख ले, तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिया भगवान ने, अतुल यादव कह रहा है हिंदी में लिखी है, 4 बार बोला हिंदी में, तुम्हारे से खुद लिखा नहीं जा रहा, टीचर से उम्मीद कर रहे हो। अब ये मान लो कि तूफान आया, ये बेटा तूफान आएगा तो क्या होगा कि छत के ऊपर हवाएं बहुत तेज तेज चलेंगी, बहुत तेज तेज, पूरी स्पीड के साथ हवाएं चल रही हैं छत के ऊपर। भाई तूफान का मतलब ही क्या है कि आंधी आ गई, हवाएं तेज तेज भाग रही हैं। अब जब बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो अब एक चीज समझो, जब छत के ऊपर हवाएं तेज चल रही होंगी तो बर्नौली साहब ने मैं क्या बताया कि तेज चल रही हवाएं, बर्नौली ने मैं क्या बताया, कहाँ गए बर्नौली साहब, ये रहा, बर्नौली ने मैं बताया कि अगर हवाएं तेज चल रही हो, यानी कोई फ्लूइड बहुत तेज भाग रहा हो तो लो प्रेशर क्रिएट करता है। जब तूफान चलेगा छत के ऊपर बहुत तेज तेज हवाएं चलेंगी तो एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा छत के ऊपर, कम दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर जोन, निम्न दाब। लेकिन बेटा छत के नीचे तो हवाएं शांत हैं, अगर यहाँ पे हवाएं शांत है, यहाँ पे इतनी स्पीड से हवाएं नहीं भाग रही, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, उच्च दाब का। अब आप ये समझो कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, ऐसे एज्यूम कर लो कि इसकी छत जो है टीन की है, मान लो कि जो छत है टीन की है ये, और इस तूफान आ गया बाहर, तो जिस छत के नीचे हम बैठे हैं छत के ऊपर हवाएं तेज चल रही होंगी, तो छत के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन छत के नीचे तो हवाएं शांत है, यहाँ प्रेशर है हाई। अब देखो ये छत है, हवाएं तेज चल रही है, तूफान आ गया, यहाँ पे लो प्रेशर, छत के नीचे हवाएं शांत, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब नहीं, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और मैंने आपको बताया था कि हवाएं हमेशा भागती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अंदर की जो हवाएं हैं जो हाई प्रेशर में है, वो छत के ऊपर जो लो प्रेशर वहां भागना चाहेंगी, तो इस चक्कर में क्या करेंगे, छत पर टक्कर मारेंगी और कई बार अपनी ताकत से छत को उठा भी देंगी। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, कभी आप एक टीन के मकान में फंस जाएं, टीन की छत वाले मकान में, जब तूफान आता है ना तो टीन की छत ऐसे करती है, ढप 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 की आवाज आती है लगातार। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी, तो एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। नीचे हवाएं शांत है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर लो, अंदर की हवाएं बाहर भागना चाह रही हैं, तो लगातार वो टीन छत पर टक्कर मार रही हैं। तो ये छत उठे ना, उड़ ना जाए, इससे बचने के लिए जिनके मकान की छत टीन की होती है ना, वो लोग करते क्या है, चारों तरफ से छत को जो ना जो टीन होती है उसे एक एक दो दो लद्दे जो ईंट के होते हैं ईंट से दबवा देंगे। घर में कुछ फालतू सामान पड़ा है, मान लो ईंट बच गई, मकान बना, कुछ लक्कड़ वक्कड़ बच गए, उस सबको छत के ऊपर डाल देंगे, टीन की छत के ऊपर, ताकि टीन की छत के ऊपर वजन हो जाए और कभी तूफान उफान में वो छत जो है इजिली ना उठे।
तो तूफानों में जो छत उड़ जाती है टीन की, या जो छप्पर ऊपर उड़ जाते हैं, वो तभी उड़ते हैं जब उनके ऊपर कोई ज्यादा वजनी चीज ना रखी हो, कि लो टीन की छत तो सिंपली और कुछ उसके ऊपर वजन रखा ही नहीं है, तो बहुत तेज आंधी तूफान में उड़ जाएगी वो। तो गाँवों में देखा होगा आपने कि जो छप्पर ऊपर होते हैं गाय भैंस के, उसके ऊपर वो ऐसा ना जो भी लक्कड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ कटा हुआ है, मान लो कोई सूख गया था, वो जो भी होगा उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वजन हो जाए। तो ऐसा इसलिए करते हैं। और एक काम टीन की छत के लिए है, ये लेंटर की छत नहीं उड़ेगी, कभी तुम सोचो कि लेंटर की छत नहीं उड़ रही है, ठीक है। अब हमारे पास में ये मैंने क्या कहा कि नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, तो नीचे की जो हवाएं हैं ये ऊपर टक्कर मारेंगी, ये छत उड़ जाएगी, ठीक है। एक मैं आपको बता रहा था आपके ज्ञान के लिए, ट्रेन का अपनी तरफ को खींचना, ये आपको ध्यान रखना हो। देखो कब, ठीक है, देखो अब जैसे कि आप एक मेट्रो स्टेशन पे गए और आप प्लेटफॉर्म के बहुत ही, एक मिनट भाई पहले थोड़ा कमेंट बाजी बच्चों की समाप्ति नहीं हो रही, इसे थोड़ा सा कमेंट हटाते हैं, थोड़ी देर क्वेश्चन पूछेंगे तब लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अब मेरे सामने से एक ट्रेन गुजर रही है, तो अगर ट्रेन बहुत ही स्पीड से गुजर रही हो और मैं प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल चिपक के खड़ा हूं, तो चलती हुई ट्रेन अपनी तरफ को क्यों खींच लेती है उसे समझना। बट जब ट्रेन आपके आगे से निकलेगी तो मेरे आसपास की जो हवाएं हैं, जब ट्रेन मेरे आगे से निकलेगी उन सब हवा को खींच के अपने साथ ले जाएगी। आपने देखो ना ट्रेन बहुत स्पीड से निकलती है, किसी स्टेशन पे ना रुके तो पूरी आपको धूल मिट्टी उड़ती सी दिखती होगी, तो ट्रेन क्या करती है अपने साथ हवा को खींच के आगे ले जाती है। यानी अगर मेरे आगे से एक ट्रेन गुजरे तो मेरे आगे की हवाएं बहुत ही स्पीड से आगे भागेंगी, यानी मेरे आगे बहुत तेज तेज हवाएं चलेंगी, तो मेरे आगे तक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन कमर के पीछे तो हवाई शांत है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, कमर के पीछे हवाई शांत, उच्च दाब हाई प्रेशर, आगे हवाई तेज निकल गई तो लो प्रेशर, यानी कि यहाँ लो प्रेशर बना, पीछे हाई प्रेशर बना, हवाई भागती हैं हाई से लो की तरफ को, तो पीछे की हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए जब आएंगी तो साथ में मेरी कमर आ गई, इसको टक्कर मारेंगी, तो चलती हुई जो ट्रेन है मैं उससे टकरा सकता हूं। इसलिए थोड़ा सा हमेशा आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत तेज ट्रेन चल रही होगी तो अपने हमारे आगे की हवा को खींच के आगे ले जाएगी, हवाई बहुत स्पीड से आगे निकली लो प्रेशर, पीछे हवाई शांत है हाई प्रेशर, और हवाई भागेंगी हाई से लो की तरफ को, चलती हुई ट्रेन में टक्कर लग जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कुछ गांव में ना ट्रेन की पटरी गुजरती है आसपास से, और मैं एक रील देख रहा था, एक बच्चा जो था वो वहां पे ऐसे रील बना रहा था, ऐसे वीडियो, ट्रेन गुजर रही है पीछे से चल रही है, और बहुत ही ट्रेन के नजदीक चला गया और अचानक से उसका सर लगा ट्रेन में। क्यों लगा? उसे लगा कि उसकी तो ट्रेन से डिस्टेंस बनी हुई है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जब इधर ट्रेन भाग रही है तो यहाँ पे हवाई तेज चल रही है तो लो प्रेशर है, इधर हवाई शांत है तो हाई प्रेशर है, तो इधर की हवा जब इधर भाग के जाएंगी तो बीच में उसका शरीर आया तो उसके शरीर पर टक्कर मारी हवाओं ने, और उसका सर एकदम से लगा ट्रेन में। सेकंड के 10वें हिस्से से पहले लग रहा है कि वो बंदा मर गया होगा, क्योंकि इतनी तेज चल रही ट्रेन का, इतना मजबूत लोहा सर पे लगा, टन खत्म, टचिंग में मामला खत्म, दर्द महसूस करने से पहले मर गया होगा वो, तो दर्द ढंग से महसूस भी नहीं होगा, कहानी खत्म। तो इन हरकतों से हमें बचना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चलती हुई ट्रेन जो है उससे हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, प्लेटफॉर्म पर भी थोड़ा सा दूर खड़े हों, है ना। दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपसे कि जब आंधी तूफान आते हैं छत उड़ जाती है, इसे भी आप बर्नौली की थ्योरम से, बर्नौली की प्रमेय से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज एक बात और देखें, ध्यान रखना कि बेटा जो बर्नौली की थ्योरम है, ये मैंने इसका आपको जो है वो सार बताया कि फाइनली बर्नौली की थ्योरम जब हम पढ़ते हैं तो निकल के क्या आता है कि अगर फ्लूइड द्रव तेज चल रहा हो तो प्रेशर लो लगेगा, और फ्लूइड की स्पीड कम हो तो प्रेशर हाई लगेगा। ये मैंने आपको बताया कि ये बर्नौली की थ्योरम है। ये बर्नौली की थ्योरम जो है किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखना बर्नौली की थ्योरम काम करती है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे बर्नौलीज थ्योरम वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौलीज थ्योरम वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जरा टीन हमारी टीन ऐसे इंसान खेत में पहुंच गई है जो कभी वापस भी नहीं देता। ये बच्चे कह रहा बोल स्विंग वाला भी बता दें, चलो
बॉल के स्विंग वाला ही बता देता हूं मैं आपको। यहाँ देखना, हमारे पास कोई चीज़ है, चलो बॉल स्विंग करने के लिए हम ये ले लेते हैं। देखो अब जैसे बेटा मान लो कि आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो बिल्कुल नई बॉल होती है, बिल्कुल नई बॉल, तो उसमें तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि बिल्कुल नई बॉल है ये, तो उसका अगर आपने उसकी जो लेदर की बॉल की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी जो सीम में जो सिलाई है बीच की, उस अगर आप फर्स्ट स्लिप की तरफ करोगे तो बॉल बाहर की तरफ जाएगी, और उसकी जो सिलाई है अगर वो अंदर की तरफ रखोगे फाइन लेग की तरफ, तो बॉल इन स्विंग करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि पिच से उतनी मदद नहीं मिल रही होती है, हवा में इतनी मदद नहीं मिल रही है बॉल को, कंडीशन बॉलिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो टीम में आपने देखा हो कुछ प्लेयर क्या करते हैं कि अपना जो पसीना है वो बॉल के एक हिस्से पे लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। सलाइवा बीच में तो शायद अब अलाउ कर दिया है, तो सलाइवा थूक भी लगाते थे पहले, है ना, बीच में बैन भी कर दिया था। तो टीम के कुछ प्लेयर, 2-3 प्लेयर जिन्हें पता होता है, जिन्हें बॉल बनानी आती है, वो बॉल के एक हिस्से पे लगातार पसीना थूक लगा रहे होंगे, तो क्या करते हैं बॉल का एक हिस्सा चमकाते हैं और एक हिस्से को बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे, उसे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो टीम डिसाइड करती है जिधर ये लोगो लगा हुआ है, जिधर नाम लिखा हुआ है, उस वाले हिस्से को चमकाएंगे, इधर वाले को छोड़ देंगे। तो एक हिस्सा बिल्कुल चमकाते हैं, उसे हम कहते हैं साइनी साइड, और एक हिस्सा बिल्कुल रफ होता है, बिल्कुल ऐसे लगाएगा जैसे धूल मिट्टी से लगी हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होगा। एक बार नहीं होता सैंड पेपर में फंसे थे वो स्टीव और ये वार्नर, उन्होंने क्या करा था कि बॉल का जो हिस्सा जिसे हम ऐसे छोड़ देते हैं उसे और खराब करने के लिए सैंड पेपर से उसे रगड़ रहे थे ताकि उसकी शक्ल इधर से और खराब हो जाए। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि बॉल जो है, जो सिलाई है, सिलाई के एक तरफ का हिस्सा पसीना लगा के बिल्कुल चमका दें, और एक तरफ का जो हिस्सा उसे बिल्कुल छेड़े ना बिल्कुल भी, है ना। अब जैसे एक बार शाहिद अफरीदी का आया था, उसने एक तरह से बॉल को वो मुंह से ही चबा रहा था वो, तो बॉल की एक तरफ से हम चाहते हैं कि बॉल खुदरी से खुदरी हो, बेकार हो। कोई बॉलर, पहले क्या होता था कि इतने कैमरे नहीं होते थे ना, पहले जमाने में तो बहुत बदतमीजी करते थे पाकिस्तान के बॉलर, अब तो इतने कैमरे लग गए हैं, अब तो खैर वो इतनी कर नहीं पाते। तो वो क्या करते थे, एक तरफ की बॉल, जितनी बॉल एक तरफ से खराब हो और एक तरफ बिल्कुल चमकती हुई हो, बिल्कुल नहीं हो, अब देखो उस बॉल से फायदा क्या होगा। देखो अब जैसे मान लो कि मेरे पास में बॉल है बेटा, मैंने इस बॉल को हवा में फेंका, ये बॉल चल रही है हवा में, चल रही है। अब ये बॉल हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, तो कुछ हवाएं तो इस चिकने हिस्से की तरफ को निकलेंगी, जो हिस्सा आपने पसीना ला के चमका रखा है, तो यहां से कुछ हवाएं निकलेंगी, ये तो आराम से निकल जाएंगी। लेकिन जो हवाएं इस रफ हिस्से से निकलेंगी, जो खुदरा है, जो कटापटा सा है, जो खराब है, जिसे आपने चमकाया नहीं है, या अगर आप शाहिद अफरीदी है तो मुंह से काट दिया आपने, या डेविड वार्नर है तो आपने से और सैंड पेपर से और खराब कर दिया, तो जो हवाएं इधर से निकलेंगी वो क्या करेंगी बेटा, इस जो रफ हिस्सा है, जो कटा फटा सा है, इससे गुजरते समय सब फंसकर टर्बुलेंट हो जाएंगी और तेज घूमेंगी। नहीं, जब बॉल मेरी हवा में चल रही होती है तो चिकने हिस्से की तरफ से जो हवाएं निकलती है आराम आराम से निकल जाएंगी, स्पीड कम होगी। लेकिन जो रफ हिस्से की तरफ से हवाएं निकलती है ना, वो हवाएं फंस जाती हैं बॉल में, क्योंकि बॉल कटी फटी सी यहाँ पे हवाएं तेज घूमती है, तो इधर हवाएं चलती है तेज, तो रफ हिस्से की तरफ हवाएं तेज भागती हैं, स्पीड तेज होगी हवाओं की, इधर हवा इतनी तेज नहीं चल रही होंगी। अगर इधर हवाएं धीरे चल रही है तो यहाँ प्रेशर हाई बन गया, इधर हवाएं तेज चल रही तो बर्नौली की थ्योरम से प्रेशर लो बन गया, इधर प्रेशर लो, इधर प्रेशर हाई, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो हवाएं टक्कर मारेंगी और इस बॉल को आउट स्विंग करा देंगी। तो बिल्कुल नई बॉल जो होती है, जब वो हवा में चलती है तो बॉल किधर को स्विंग करती है, रफ हिस्से की तरफ। जिधर भी रफ हिस्सा होगा ना, जब बॉल हवा में चलेगी तो रफ हिस्से की तरफ को हवाएं तेज भागेंगी, तो यहाँ लो प्रेशर, चिकने हिस्से की तरफ को आराम से भागेंगे तो हाई प्रेशर, हवाएं चलती है हाई से लो की तरफ को, तो बॉल जो है वो रफ हिस्से की तरफ को भागती है। लेकिन बैट्समैन को दूर से दिखता है चिकना हिस्सा, जो शाइनी साइड है, तो बैट्समैन देखता है कि अगर चिकना हिस्सा अंदर की तरफ है, यानी रफ हिस्सा बाहर की तरफ होगा, बॉल आउट स्विंग होगी, तो बॉल को छोड़ते हुए ऐसे कर देगा, है ना, आउट स्विंग हो रही है। उसने देखा कि चिकना हिस्सा बाहर की तरफ है, यानी कि रफ हिस्सा अंदर होगा, यानी कि बॉल इन स्विंग होगी, तो बॉल को इन स्विंग के हिसाब से खेलेगा वो। तो बैट्समैन जो है, कई बार देखा नहीं, बॉलर कई बार क्या करते हैं, बॉल को छिपा के ऐसे लेके आते हैं ताकि जो बैट्समैन है उसे बिल्कुल शुरुआत में ना पता चले कि साइनी हिस्सा किधर है, रफ हिस्सा किधर है। जो बिल्कुल ही ऐसे करेगा वो बॉल को, तभी बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही दिखे उसे। तो बॉलर बॉल को इसलिए छिपाना शुरू करता है, जब बॉल अच्छे से बन जाती है, एक हिस्सा काफी चिकना हो जाता है, एक काफी रफ रहता है, तब ऐसा किया जाता है। अगर इसमें भी अगर आप कुछ त्रिडगम लगा के जो रफ हिस्सा उसे और खराब कर दें तो बॉल और बढ़िया स्विंग होगी। तो अगर आप छोटा मोटा लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं और आप मान लो कि थोड़े से मोरली करप्ट हैं, आप मान लो कि उतने ज्यादा सैद्धांतिक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां तो कैमरे लगे हुए नहीं है, मान लो कि एक आध जो कोई बंदा है, ऐसे मान लो कि बड़ा सा ग्राउंड है और किसी कोने में खड़ा है, तो उसे बता दो भैया बॉल जब बिल्कुल तेरे पास में आए तो अपना पहले से ही अपना एक हाथ में यहाँ पे सैंड पेपर चिपका के बॉल को ऐसे ऐसे करके खराब वराब से करके तब फेंकना उधर को, है ना। तो ऐसे कहा जाता है। कई बार क्या करते हैं लोग कि जो पैर में वो नहीं लगी होती, नीचे उनके जो जूते होते हैं वो स्पाइक वाले, तो स्पाइक से भी खराब करने की कोशिश करते हैं बॉल को। तो लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आजकल मुश्किल है, वहां तो
आजकल बहुत कैमरे लगे होते हैं, पर वो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है पता चला कि विराट कोहली बॉल पर इतना पसीना क्यों लगाता है। दूसरा एक बच्चा कह रहा है कि रिवर्स स्विंग में क्या होता है। देखो रिवर्स स्विंग जो है ये पाकिस्तान के बॉलरों की आर्ट है। ये आर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर खोजी गई, लेकिन जब तक केवल पाकिस्तान वालों को पता था तो जो इंग्लैंड वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले उसे चीटिंग कहते थे कि चीटिंग करते हैं, ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कुछ चीटिंग कर रहे हैं। जब उन्हें खुद पता चल गया तो उन्हें कला का नाम दे दिया। देखो पाकिस्तान के बॉलरों ने क्या कला निकाली, क्योंकि वो बॉलर ज्यादा पैदा हुए तो उन्होंने बॉलिंग में ज्यादा काम किया है। जैसे अब वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आप एक चीज सोचो, आप एक तरफ लगातार पसीना लगाए जा रहे हैं। अगर आप एक काम करो कि बॉल पर हमने पसीना लगा रगड़ रहे हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा पसीना दे दो बॉल को, बहुत ज्यादा सलाइवा लगा दो, क्या करते, चिंगम खाते थे, वो ऐसे टॉफी खाते थे जिससे कि उनकी लार जो है और थिक हो जाए। अब वो लार जो है बहुत ही भारी सी है, पसीना लगाए जा रहे हैं बॉल के हिस्से पे, तो क्या होगा, लगातार जब बॉल पे आप थूक लगाए जा रहे हैं, लगातार पसीना लगाए जा रहे हैं, तो बॉल का ये वाला हिस्सा क्या होगा, एक टाइम के बाद भारी हो जाएगा। ये भारी हो गया जो चिकना हिस्सा है, और रफ हिस्सा जो है वो हल्का रह जाएगा, यानी बॉल का वजन में चेंज आ जाएगा। अब जैसे बॉल को हवा में छोड़ोगे, अब बॉल चिकने हिस्से की तरफ कोई भागेगी। तो फिजिक्स का जो मैंने आपको नियम पहले बताया उसके हिसाब से क्या हो रहा था कि बॉल रफ हिस्से की तरफ भागनी चाहिए। रफ हिस्से की तरफ हवाई तेज चलती है, लो प्रेशर होता है, हवाई जाती है लो से हाई की तरफ को, तो बॉल को रफ हिस्से की तरफ भागना चाहिए। लेकिन रिवर्स स्विंग में बॉल चिकने हिस्से की तरफ भागती है, क्योंकि चिकने हिस्से का वजन ज्यादा हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि बॉल जैसे धीरे धीरे पुरानी होती है, लगातार आप उसे पसीना वसीना दिए जा रहे हैं, लार लगाए जा रहे हैं, बॉल का वजन में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो क्या होता है कि बॉल एक टाइम के बाद चिकने हिस्से की तरफ कोई भागने लगती है। अब क्या करता था कि बॉलर जो पाकिस्तान के थे वो ऐसे बैट्समैन को दिखाते थे कि चिकना हिस्सा तो बाहर की तरफ है, तो बैट्समैन को लगता था अच्छा चिकना हिस्सा बाहर की तरफ है, यानी रफ हिस्सा अंदर है, बॉल तो अंदर आएगी, रफ हिस्से की तरफ आती है। बॉल छोड़ी, वो ऐसे हाथ उठाया उसने और बॉल अंदर ही आ गई। वो सोचता था लग रहा कुछ जमीन से कुछ हुआ है, जमीन में हो सकता है गड्ढा वड्डा सा हो, इसलिए बॉल आ गई। शुरू में तो ऐसे लगा लोगों को कि शायद कुछ पिच से हो रहा है, बॉल चिकने हिस्से की तरफ को भाग ही नहीं सकती। लेकिन वो रिवर्स स्विंग जो थी उन्होंने ईजाद की थी, वो बाद में धीरे धीरे फिर वो पाकिस्तान से वो भारत के मनोज प्रभाकर एक बॉलर होते थे, उनके पास में आई, उन्होंने अपने और साथ वालों को बताई। धीरे धीरे करके जब पाकिस्तान के बॉलर रिटायर हुए, वो कोच बने बाहर विदेशों में, उन्हें ही बताना शुरू कर दिया, तो फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम कौन से ईयर में दी गई, गूगल कर लेना भाई कौन से ईयर में दी गई। अब हमारे पास में ये बर्नौली की जो थ्योरम है, ये याद रखना, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करती है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। एक बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन होती है इसमें, वो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन होती है। अगर किसी ने 12th में साइंस पढ़ी हो तो उससे पता होगा। दूसरा आपको बस याद रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन में काम करती है। आंधियों में मकान की छतों का उड़ जाना हो, बॉल का स्विंग करना हो, है ना, इस तरह की जो मैंने कहा कि ट्रेन का अपनी तरफ को खींच लेना हो, या जैसे छतें उड़ती है ऐसे हवाई जहाज का हवा में उठना हो, इन सब में बर्नौली की थ्योरम काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हम पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। आप चाहो तो इन सबके जो ईयर हैं वो गूगल से करके इनके लिख भी लेना भाई कि पास्कल लॉ किस ईयर में दिया गया, बर्नौली किस में दिया गया। अपने को इतना याद नहीं है अब नियम, है ना, ईयर वियर। ठीक, अब पास्कल के नो पे आते हैं। एक बच्चा और आ गया, सर एग्जाम कब होगा। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट लेक्चर दिया था इसी बात पे। तो बच्चा कहता, मैंने इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बॉलिंग में कई बार इनाम जीता है। अच्छा, बढ़िया भाई, जीता तूने। देखो ये पास्कल बेटा नियम क्या है, इसकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है पास्कल के लॉ की, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ के। तो इसकी स्टेटमेंट पे आएंगे हम पहले, ठीक है, और फिर इससे कौन सी इसकी एप्लीकेशन है, डे लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है, उस पर भी आएंगे हम। देखो पास्कल साहब हमारे से कहते हैं कि भाई जैसे मान लो ये हमारे पास में एक कंटेनर है, और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर बेटा मान लो कि हमने कोई फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड यानी कि द्रव। फ्लूइड में द्रव में तरल और गैस दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस। या तो आपने कोई लिक्विड भर दिया, तेल भर दिया, या कोई आपने गैस भर दी इसमें। तो उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास मान लो कि कंटेनर है, इसके अंदर एक फ्लूइड है। अब मान लो कि बेटा इसमें मान लो कि यहाँ पे एक जो है पिस्टन लगी हुई है, पिस्टन समझ रहे हो, वो इंजेक्शन में नहीं होता जो अंदर बाहर को होता है, वो इंजेक्शन का वाला हिस्सा जो मूवेबल है उसे पिस्टन कहते हैं हम। इसे आप अंदर बाहर कर सकते हो, जिसके ये, ठीक, एक पिस्टन है। इन्होंने कहा
कि अगर किसी कंटेनर में आप कोई लिक्विड भर दो, पानी, तेल वेल जो भी आपका मन करे, या कोई गैस भर दो, कोई फ्लूइड होना चाहिए, और आप क्या करो, अब यहां से पिस्टन आपने पकड़ी और इस अंदर को आपने पुश किया, दबाया, यानी कि आप इस लिक्विड को या गैस को पिचका रहे हो, दबा रहे हो। तो जैसे आपने से यहाँ पे थोड़ा सा पुश किया, तो जैसे ये पिस्टन में आपकी मान लो कि यहाँ की बजाय अब यहाँ पे आ गई है, पिस्टन जो है आपकी ये आ गई यहाँ, अपने से यहाँ पे दबा दिया ऐसे अंदर की तरफ को। जैसे आप दबाओगे तो ये जब पिस्टन नीचे की तरफ को आएगी तो इस लिक्विड को दबाएगी, पिचकाएगी, इसे प्रेशर लगाएगी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बस केवल हल्का सा ही इस पिस्टन को अंदर कोई हल्का से पुश किया, हल्का से आपने दबाया इसे, तो यहाँ पे दबाया तो मान लो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा, यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है उस पर कुछ प्रेशर लगा। तो इन्होंने कहा कि किसी लिक्विड के एक हिस्से पर आप जितना प्रेशर, जितना दाब लगाएंगे, वो लिक्विड, वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली समान रूप से ट्रांसमिट हो जाएगा। भाई मान लो कि आपने इसे दबाया अंदर को, और यहाँ पे आपने प्रेशर कितना लगाया, मान लो कि 5 पास्कल का, तो यही प्रेशर आगे वाले लिक्विड को भी दबाएगा 5 पास्कल से ही, फिर ये वाला आगे प्रेशर पहुंचेगा, ये वाला लिक्विड भी 5 पास्कल से दबेगा। यानी कि बस यहाँ पर दबाए तो केवल इस पर प्रेशर लगा, वही प्रेशर अगले वाले लिक्विड में भी उतना ही पहुंचेगा, फिर ये वाला लिक्विड अगले वाले को धकेलेगा 5 पास्कल के प्रेशर से ही, ये भी 5 पास्कल का फिर आगे पहुंचेगा, यानी पूरे लिक्विड के हर हिस्से पर 5-5 पास्कल का ही प्रेशर पहुंचेगा। तो पेपर में पूछता है कि किसी लिक्विड के एक हिस्से पे आप जितना दाब लगाएंगे वो प्रेशर इक्वली आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है या लगातार कम होता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। तो हम लिखेंगे कि अगर किसी लिक्विड के एक हिस्से को अगर हम हल्का सा पुश कर दें तो जितने प्रेशर से हम उसे पुश करेंगे वही प्रेशर पूरे लिक्विड के हर हिस्से तक पहुंचेगा। ये लिक्विड, ये वाला हिस्सा 5 पास्कल से दबा तो अगले वाले पे भी 5 पास्कल का प्रेशर, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी, पूरे लिक्विड में हर हिस्से पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब पूरे द्रव में समान रूप से संचारित होता है, लगातार ना प्रेशर बढ़ता है ना लगातार घटता है, हर पॉइंट तक इतना ही पहुंचता है। जैसे कि आपने, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। भाई होली पे आप सभी लोग पिचकारी यूज करते होंगे, है ना, बचपन में तो की होगी कम से कम, अभी बड़े हो गए होंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा ज्ञान आ गया हो, ये पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज है। लेकिन बचपने में हम इन बातों की नाम परवाह करते और ना में करनी चाहिए, बचपने का मतलब ही है। अब मान लो कि भाई आपने पिचकारी ली और इसके अंदर आपने बेटे पानी भर लिया, कलरफुल भरना है, होली का मतलब कलर्ड होना चाहिए, सादा पानी नहीं कि अपना कीचड़ भर लिया, ये भर लिया, वो बदतमीजी है। वो जो दिमाग से पैदल हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, उनकी हरकतें हैं वो, ठीक है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे एक चीज आपने कभी ध्यान दी होली पिचकारी खेलते समय कि आपने यहाँ से इसे पकड़ा हैंडल को और आपने हल्का सा पुश किया, तो पिचकारी को आपने हल्का सा पुश किया, यहाँ से यहाँ आई है पिचकारी, ठीक है। जो उसकी वॉल है प्लास्टिक की या लेदर की, जो भी आप यूज कर रहे हैं। अब बेटा ऐसे चीज देखना कि जैसे आप पिचकारी को हल्का सा पुश करते हो, यहां से हल्का सा पुश किया, टक, तुरंत यहां से पानी बाहर निकल जाता है। भाई पिचकारी में तो यहां तक पानी भरा हुआ है, आपने तो पीछे वाले पानी को हल्का सा पुश किया, तुरंत आगे पानी क्यों निकल रहा है? एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे आप इसका हैंडल से हल्का सा पुश करेंगे, ये वाला पानी इसमें धक्का मारेगा मान लो 10 पास्कल के प्रेशर से, तो ये तुरंत प्रेशर यहाँ पे भी 10 पास्कल पहुंचेगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो रहा है वो, और बिल्कुल आगे वाले पानी में प्रेशर लगेगा, धड़ाम से पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा थोड़े ना होता है कि आप पिचकारी में पूरा का पूरा जब दबा देंगे पिचकारी को तब उसके बाद ही पानी बाहर निकले, नहीं, पिचकारी इतनी बड़ी भी होगी, यहां से पुश करोगे, हल्का सा पुश करोगे, तुरंत एकदम से बाहर पानी गिरेगा, क्योंकि ये वाले हिस्से को आपने पुश किया बवाल से, ये वाला पानी आगे वाले को पुश करेगा, ये अगले वाले को, ये अगले वाले को, ये अगले वाले को, करते 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 यहां से बाहर निकल जाएगा। यही काम इंजेक्शन में भी होता है। इंजेक्शन में लिक्विड भर रखा है डॉक्टर ने, वो पीछे से पिस्टन को पुश करेगा तो वो दवाई जो है अगले वाले को पुश करेगी, अगले वाले को, अगले वाले को, अगले वाले को, वो बाहर से उधर से वो निकल जाएगा वो। तो किसी भी तरल के एक हिस्से पर लगाया गया दाब वो आगे समान रूप से बढ़ता है, ना घटता है लगातार, ना लगातार बढ़ता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम द प्रेशर applied at any part, the pressure applied at any part of a fluid equally transmits at each part of that fluid। हिंदी में लिखेंगे किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब किसी द्रव के एक हिस्से पर
लगाया गया दाब उस द्रव में समान रूप से संचारित होता है। किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब उस द्रव में समान रूप से संचारित होता है। हम्म इस कह रहे हैं पानी कौन से लो से बाहर आता है, बताया था पास्कल का लो काम कर रहा है यहाँ पे। ऐसे कह रहा है, आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं, ठीक है भैया, पहले पीछे क्लास कंप्लीट कर लो। एक कह रहा है कि डाउट पूछने का स्लाइड नहीं है, बता रहा है सिट, पता नहीं क्या लिख रहा है भाई ये बच्चा। महेंद्र प्रसाद महतो, आपका टेलीग्राम चैनल क्या है, सोनू बाबू पूछ रहे हैं। बेटा कई बार बताया मैंने इसके बारे में, तो सर समझ आया कि पानी का प्रेशर क्यों बढ़, मैंने कहा कि प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, जितना प्रेशर आप यहां से पुश करोगे वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, समान रूप से आगे बढ़ता है, बढ़ना तो मैंने बताया नहीं है। मैंने कहा कि आपने एक पिचकारी में पानी भरा, अगर आपने ऐसे पुश किया, अगर आपने प्रेशर लगाया यहाँ पे 100 पास्कल का, तो उतना ही प्रेशर अगले वाले पानी पे लगेगा 100 पास्कल, उतना ही 100 आगे, उतना ही 100 आगे, प्रेशर बढ़ कहां रहा है, सेम चलता है। ये कह रहा है जी बढ़ जा रहा है। अरे भाई टेलीग्राम चैनल मैंने सोनू बाबू कितनी बार बताया कि आप टेलीग्राम पर जाओ और वहां पर लिखो अंकुर सर फिजिक्स। जब अंकुर सर फिजिक्स लिखोगे तो 2-3 चैनल खुलेंगे, तो जिस चैनल में 47,000 से ज्यादा बच्चे हों उसे आप ज्वाइन कर लो। अंकुर सर फिजिक्स लिखा होगा, ब्रैकेट में ऑफिशियल शब्द लिखा होगा। मेन आपको ये देखना है कि जिसमें 47,000 से ज्यादा बच्चे हैं, शायद 47.6 हो गए, अब तो कितने हो गए हैं, तो वो जो है उसे आप ज्वाइन कर लेना। 47.6, इसमें तो बेटा अब ये 1 लाख के आसपास हो जाते हैं बच्चे। तो 2.5 साल पहले 40,000 बच्चे इसमें हुए, और ये हमारा चैनल ब्लॉक हो गया। वो इतनी मेहनत से 40,000 बच्चे जुड़े थे, जिनके साथ हम रोज कनेक्ट रहते थे, उन्होंने कई बच्चों के तो हमें नाम भी याद हो गए थे। और क्या हुआ कि कैरेबिल वालों ने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे ना फर्जी ऐसे लोग वीडियो बेच रहे थे, तो उन्होंने स्ट्राइक लगवाई। तो मैंने भी कई बार कैरेबिल के पोस्टर लॉन्च मतलब वो किए थे ना कि भाई ये बैच आया नया, तो शेयर किया हुआ था, तो उस चक्कर में क्या हुआ गलती से मेरा भी ब्लॉक हो गया, वो वापस ही नहीं आ पाया। फिर मैंने 1-2 महीने तक कुछ नहीं किया, फिर मैंने कहा यार अब दोबारा से शुरू करना। फिर मैंने फिर 2 महीने बाद स्टार्ट किया, फिर दोबारा से हो गया इसमें 47,000 बच्चे, वरना अब 1 लाख होते हैं। क्योंकि जैसे मान लो पहले 40,000 थे, तो कोई नया बच्चा जुड़ना आसान होता है, जब बिल्कुल ही चैनल में 10-20-50 बच्चे हों तो जुड़ना मुश्किल होता है। दूसरा क्या है कि साथ में बच्चों ने क्या किया, कुछ ना फर्जी चैनल बना दिया उसी साथ में, तो एक के 5,000 हो गए उसके भी। मान लो मैंने कहा कि भाई ये चैनल मैंने नया बनाया है, और ऐसे किसी बच्चे ने ही बना दिया, तो कुछ उधर भी चले गए, ऐसे भी हो गया। ठीक है। हम्म महेंद्र प्रताप सिंह पता नहीं क्या लिख रहे हैं भाई। सर डाउट में सिर्फ मैथ इंग्लिश रीजनिंग का है, अच्छा भाई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आप कॉल सेंटर में बात करो अगर आपकी कोई भी दुविधा हो, है ना। ठीक है। अच्छा अभी बेटा जो पास्कल लॉ है, आप इसके एक एग्जांपल लिख लेना, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, एक इसमें आप लिख लेना। ये अपना हाइड्रोलिक, सब जहां पे भी आपको दिख जाए ना पेपर में हाइड्रोलिक, तो समझ जाना कि पास्कल का लॉ लगेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हमारी गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं हम, कि गाड़ी आपकी 100 की स्पीड पे चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, पंजा दबाया, आपकी गाड़ी रुक गई, फॉर्च्यूनर गाड़ी भाग रही है 150 पे, पंजा दबाया, एक सूखा सा आदमी भी रोक देता है, तो वहाँ पास्कल का लो काम कर रहा होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक शब्द जहाँ पर भी आपको दिख जाए समझ जाना कि यहाँ पे पास्कल का लो काम करेगा। तो पास्कल स्लो काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, कुछ भी ऐसा लिखा मिले। कॉल सेंटर का नंबर आपको पोस्टर जितने भी आते हैं होम पेज पे उनमें लिखा होता है। मिसलेनियस मैंने ऐसे लिखा था, वो कुछ ऐसे है नहीं, अगर कुछ रह जाए तो कुछ ऐसा रहा नहीं आपकी क्लास में, तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक ब्रेक का, ब्रेक के बारे में। ये गाड़ी में थोड़ा ब्रेक में कैसे काम करता है, पास्कल का लो यहाँ समझना।
ठीक है, देखो ये हमारे पास में ये ब्रेकिंग सिस्टम बना रहा हूँ बेटा आपकी गाड़ी का मैं। ये ब्रेक बॉक्स है, तो जो ब्रेक बॉक्स होता है हमारी गाड़ी का, उसके अंदर ऑयल भरा होता है ना। यहाँ ऑयल भरा होगा, तेल भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये बेटा ब्रेकिंग जो सिस्टम है, इसका ये वो वाला पार्ट है, इधर वाला, जहां पे आप पैर रख के दबाते हैं। यहाँ देखना, ये बेटा वो वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप पैर रखेंगे और इसे पुश करेंगे तो अंदर को तेल को दबाएगा, पिचकाएगा तेल को ये, ठीक है। तो ये वो वाला हिस्सा है जहां पे मेरा पैर रखा होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। ये बेटा वाला हिस्सा है जो जाके टैरों टैरों पे जाके फंसेगा, टैरों पे जाके अटक जाएगा, ये वाला हिस्सा है। अब देखो हमारे गाड़ी के अंदर एक सिस्टम होता है, ब्रेक कैसे काम करते हैं। ये एक ब्रेक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है, यहाँ अंदर ऑयल तेल भरा हुआ है। ये वाला हिस्सा जहाँ पे आप पैर के अंदर को पुश करेंगे, ये वाला हिस्सा है जो जाके टैरों पे फंसेगा, ये वाला। अब यहाँ पे बेटा एक चीज समझो, जैसे आपने यहाँ पे पैर रखा और पैर रख के आपने इसे पुश किया, धक्का मारा, तो इसे पुश करोगे, धक्का मारोगे तो पिस्टन अंदर को जाएगी और ये क्या करेगी, यहाँ पे जो तेल है इसके साथ चिपका हुआ है उसे पुश कर देगी। अब देखो यहाँ पे जो एरिया हम बहुत ही कम रखते हैं, यहाँ पे एरिया रखते हैं हम ज्यादा। इसका फायदा क्या होगा भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं यहाँ पे एरिया कम रखूंगा तो कम ताकत लगा के भी मैं ज्यादा प्रेशर लगा पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पैर रखा, पुश किया, तो मान लो कि मैंने थोड़ा सा भी, अगर यहाँ पे एरिया बहुत ही कम है तो प्रेशर काफी ज्यादा लगेगा, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो मैंने ऐसे पुश किया, मान लो कि मैंने ऐसे प्रेशर लगा दिया 200 पास्कल का, तो मैंने पैर रखा, गाड़ी चला रहा हूं मैं, पुश किया, तो मेरे पैर ने 200 पास्कल का प्रेशर लगाया। अभी पास्कल साहब ने हमें क्या बताया था कि अगर इस पिस्टन ने यहाँ के लिक्विड को 200 पास्कल के प्रेशर से दबाया तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना पहुंचेगा, 200 पास्कल, यहाँ भी 200। इस लिक्विड के इस तरह के हर हिस्से पर 200 पास्कल का ही प्रेशर पहुंचेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है जो जाके ब्रेक में टक्कर मारेगा, यहाँ भी कितना प्रेशर पहुंचेगा, 200 पास्कल का। यानी कि मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूँ P1, यहाँ प्रेशर है P2, तो दोनों प्रेशर तो बराबर ही होंगे। पास्कल का नियम क्या कहता है कि किसी लिक्विड में, अगर किसी कंटेनर बहुत लिक्विड, किसी पूरा बहुत बड़ा कंटेनर भी हो और उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हो, कोई ऑयल या गैस भरी हुई हो, आप उसके किसी हिस्से को हल्का सा पुश कर दो, एक हिस्से पे जितना दाब लगेगा वही दाब हर हिस्से पे पहुंचेगा। अब जितना प्रेशर यहाँ पे लगा उतना प्रेशर यहाँ लगेगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो फोर्स आपने लगाया मान लो F1 है, एरिया यहाँ का छोटा है A1, यहाँ पे कितना फोर्स जाके लगेगा टायरों पर वो हम मुझे निकालना है, और एरिया यहाँ का मान लो ज्यादा है A2। तो मान लो कि मैंने फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन का, बहुत ही कम फोर्स लगाया मान लो मैंने 100 न्यूटन का, और यहाँ का जो एरिया है कम है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जाके कितना फोर्स लगेगा वो मुझे निकालना है, और यहाँ का एरिया मान लो कि ज्यादा है, ये एरिया मान लो कि कुछ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब मैं सोल्व करना है इसे, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये कितना आ गया, 16 पंजे 80, ये F2 कितना आ गया, 1600 न्यूटन। अरे वाह, ये क्या हुआ, मैंने जब अपने पैर से पुश किया था, जब मैंने अपने पैर से धक्का मारा था, दबाया था, तो मैंने अपने पैर से केवल कितना फोर्स लगाया था, 100 न्यूटन का। लेकिन जब ये वाला हिस्सा जाके टायरों पे फंसेगा तो वहां कितने फोर्स लगाएगा, 1600 न्यूटन। यानी 100 न्यूटन का मैंने 1600 न्यूटन बना दिया पास्कल के लॉ की हेल्प से। तो पास्कल का नियम मेरे कैसे हेल्प करता है कि जब मैं यहाँ पे पैर रख के पुश करता हूं तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, लेकिन यहाँ का एरिया भी तो कम है, यहाँ का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा कितना फोर्स लगाएगा टायरों पर वो मुझे F2 निकालना है, और यहाँ का एरिया रखते हैं ज्यादा, मान लो कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यानी कि जो 100 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया था वो 1600 न्यूटन बन गया। तो इसलिए हमारी बड़ी से बड़ी गाड़ी भी रुक जाती है, हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं कई गुना। तो ये हमारे पास में ये जो पास्कल का लॉ है हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स में काम करता है, ठीक है। ये दो जो नॉर्मल पहले जो गाड़ियों में ब्रेक आते थे वो हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होते थे, उनमें थोड़ा सा एक तो बहुत जल्दी गाड़ी रुकती नहीं थी, है ना, और बहुत ज्यादा स्पीड पे तो पता चल रुकेगी नहीं। एक तो पहले गाड़ियां बहुत पहले जो जमाने में होती थी वो कम स्पीड पे चलती थी, भारी होती थी गाड़ियां, उसमें ब्रेक बहुत खींच के लगाने पड़ते थे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था खुद से ही, तो तब जाके जो हिस्सा टायरों को रोकता था तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता था। तो ब्रेकिंग सिस्टम को धीरे जब डेवलप किया गया, अब तो गाड़ी का 150 की स्पीड पे भी चल रही हो, तो बहुत अच्छी कंपनी गाड़ियां होती हैं, वो बहुत जल्दी ब्रेक लगाते गाड़ी को रोक देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये ऐसे कुछ काम होता है, इसे बस थोड़ा सा मोटा मोटी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक चीज आज की क्लास में, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरफेस टेंशन
पृष्ठ तनाव। अगले 10 मिनट हम इसी की बात करेंगे, और इसे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन से, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स पढ़ाएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ठीक है। सबके कमेंट आ रहे हैं भाई यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज देखना, देखो सरफेस टेंशन क्या है। दुनिया का कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल हो, पानी ले लो, कोई तेल ले लो, जो भी आपका मन करे, सरसों का तेल ले लिया आपने, मरकरी पारा ले लिया, पानी ले लिया, शहद ले लिया, कुछ भी, हर एक लिक्विड की एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति होती है। हर एक लिक्विड अपने आप को चारों तरफ से सिकोड़ कर कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहता है। तो किसी लिक्विड की, किसी तरल की ये टेंडेंसी कि मुझे कम से कम जगह में रहना है, मुझे कम से कम जगह घेरनी है, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, कम से कम क्षेत्रफल घेरना, ये जो प्रवृत्ति है लिक्विड की, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब आप खुद सोचो, अगर आप भी अभी सब बच्चे बैठ कैसे करो, अपने आप को आप सोचो कि मुझे कम से कम एरिया में रहना, अपने आप को सिकोड़ लो चारों तरफ से, कम क्षेत्रफल में रहना है। जब आप अपनी बॉडी को सिकोड़ोगे, देखो आपके स्किन में खिंचाव सा आएगा। तो ऐसे जब कोई लिक्विड है, मान लो कि पानी है, ये लिक्विड अपने आप को चारों तरफ से सिकोड़ रहा है, चारों तरफ से, और सिकोड़ के अपने आप को कम से कम क्षेत्रफल में रखेगा, तो उसके ऊपर भी एक खिंचाव सा पैदा हो जाएगा, एक लेयर सी पैदा हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन की वजह से, लिक्विड की टेंडेंसी की वजह से कि उसे कम जगह में रहना है, तो लिक्विड की सरफेस पे एक लेयर, एक झिल्ली सी रहती है, एक मेम्ब्रेन, एक लेयर बनी रहती है, और इस लेयर मेम्ब्रेन का यूज करके मच्छर मक्खी पानी के ऊपर बैठ जाते हैं। कोई अगर आपसे कोई पूछे कि मच्छर मक्खी पानी के ऊपर क्यों टिक पाते हैं, पानी के सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से, क्योंकि पानी कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहता है, अपने आप को सिकोड़ लेगा, जब सिकोड़ेगा तो उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी, इस वजह से बैठ पाएगा वो। लेकिन हम इंसान है, हमारा मूड खराब होता है कि अच्छा है, बड़े पनप रहे हैं मच्छर, लार्वा दे रहे हैं पानी के ऊपर, नए बच्चे और जन्म ले रहे हैं, मच्छर की वजह से डेंगू हो रहा है। साफ पानी में होता है डेंगू, तो ये गंदा पानी तो मलेरिया वाला मच्छर हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि मच्छर मक्खी पानी में ना पनपे। तो उसके लिए हमें एक संदेश रेडियो पे सुनने को मिलता है गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, कि कृपया अपने कूलर का पानी डेली बदलें। भाई मान लो कूलर का पानी है, इसमें अंडे वंडे हैं, लार्वा है मच्छर का, आप डेली पानी बदलोगे तो जो पानी जमीन पर टकराएगा तो लार्वा खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली पानी नहीं बदल पा रहे हैं तो कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने कूलर के पानी में एक ढक्कन मिट्टी का तेल मिला दें। जब मिट्टी का तेल पानी के अंदर मिलता है ना, उसका सरफेस टेंशन, खिंचाव को समाप्त करता है, तो लार्वा डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मच्छर मक्खी पानी के ऊपर क्यों बैठ पाते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। मच्छर मक्खी पानी के ऊपर ना बैठे तो क्या मिलाएं पानी के अंदर, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, या थोड़ा सा आप सर्फ भी मिला सकते हैं। याद करो, अगर आपके कपड़े बहुत ही गंदे हों, कॉलर वॉलर बिल्कुल काले हो गए हों, आपकी मम्मी क्या करती है, पहले उस कपड़े को 2 घंटे सरफ में भिगो के रखती है, फिर उसके बाद धोती है। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी को पता है कि जब पानी के अंदर जब मैं सरफ घोलूंगी तो पानी के अंदर का जो खिंचाव है, सरफेस टेंशन है, उस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब जो कपड़ा उसके अंदर डुबोया जाएगा, अब पानी के अंदर बिल्कुल खिंचाव है ही नहीं, तो पानी आपके कपड़े के बारीक से बारीक रेशे तक पहुंच जाएगा, पूरा गीला कर देगा आपकी शर्ट को। आप अभी घर में ना एक टी शर्ट लेना, सादे पानी, बिल्कुल नॉर्मल पानी में डुबो के रखना, उसे बाहर निकालना, कई जगह से आपको हो सकता है कि सूखी सूखी दिख जाए वो, या पूरी गीली भी हो गई ना, वो बाहर से गीली दिखेगी, लेकिन जो अंदर बारीक से बारीक रेशे वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता। लेकिन सरफ में जब घोलते हैं ना, सरफ पानी के अंदर बिल्कुल घुल जाएगा, तो पानी बिल्कुल उसका खिंचाव रहेगा ही नहीं। ऐसा पानी ज्यादा भयंकर गीला करेगा आपके कपड़ों को, बारीक से बारीक अंदर रेशे तक घुस जाएगा। आपकी मम्मी जैसे ब्रश मारेंगी या रगड़ मारेंगी तो अंदर से गर्मी खींच के बाहर निकलेगी, कपड़े ज्यादा बड़े धुलेंगे आपके। तो ये सारी बातें हम क्लास में लिखेंगे। अभी फर्स्ट लिखेंगे मॉस्किटो insects etc can sit on water because of surface tension। हिंदी वाला लिख लेना भाई, कहीं गुस्सा करो, सिंपल सी लाइनें लिख लेना है। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि, मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि हाँ बिल्कुल, रमेश कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। मस्कीटो इंसेक्ट्स एटसेट्रा कैन सिट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मच्छर मक्खी कीट पतंगे इत्यादि पानी के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठ पाते हैं। टू रिड्यूस the value of reduce the value of surface tension kerosene oil or
डिटर्जेंट पाउडर इज यूज्ड। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी के तेल या डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है। बेटा तीसरी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कितना ही पढ़ा लूं आपको पेपर में तीसरी वाली लाइन आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन आता है पेपर में, नहीं मस्टर्ड ऑयल से नहीं होगा, कैरोसिन ऑयल मिलाना पड़ेगा। तीसरा मेरा ये है क्वेश्चन आपसे कि वर्षा की बूंद गोलाकारी क्यों होती है? जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वो सिलेंडर की बेलन की फॉर्म में क्यों नहीं गिरती? वो क्यूब की फॉर्म में क्यों नहीं गिरती? वो शंकु की फॉर्म में क्यों नहीं गिरती? वो गोलाकार ही क्यों गिरती हैं? जैसे आपने मैथ में मेंसुरेशन अगर आपने पढ़ी हो तो मैथ के टीचर ने 100% आपको बताया होगा कि अगर वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम सेम का मतलब है कि मैंने 10 ml पानी यहां रखा, 10 ml पानी यहां, 10 ml यहां, 10 ml यहां, 10 ml पानी है, ये 10 ml पानी जो है वो बन गया गोला। इस 10 ml पानी की शेप मैंने बनाई सिलेंडर बेलन के जैसी। ये 10 ml पानी बनाया मैंने कोण शंकु, ये 10 ml बनाया मैंने क्यूब घन। अगर वॉल्यूम सेम हो तो सबसे कम जो क्षेत्रफल जो आकृति घेरेगी वो गोले की आकृति होती है। पेपर में आता है क्वेश्चन ये कि सबसे कम क्षेत्रफल कौन सी आकृति घेरती है, तो आप बोलेंगे गोला। तो वर्षा की बूंद गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि कम से कम क्षेत्रफल में रहना है तो अपने आप को सुकोड़ कर गोलाकार बना लेती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम भाई सबसे पहली वाली बैच, सबसे पहली वाली क्लास देकर आओ भाई। ये राहुल मीना, सीडीएस होगा कि नहीं होगा? तुम रोज आते हो क्लास में भाई, तुम्हारे इतने फालतू कमेंट होते हैं राहुल मीना, तुम एक भी दिन पढ़ने नहीं आते। तो किस लिए आते हो तुम क्लास में? बेइज्जती कराने आते हो या सुनने आते हो या तुम्हें ऐसे टाइम पास करने आते हो? मुझे पता नहीं चला आज तक। तुम्हारा हर क्लास का यही है। तो लिखेंगे रेन ड्रॉप। अब तो बिल्कुल लास्ट में चल रहा भाई बैच, अब तो टीचर से अच्छी अच्छी बातें सुनो अपने बारे में। तुम अभी भी बताओ, पहली दूसरी क्लास की तरह डांट खा रहे हो। रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल, रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। हिंदी में लिखेंगे वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्थ लिखेंगे एक बेटा सरफेस टेंशन को कम करने का तरीका हो रहा है, पानी को उबालना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू कर दो। तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है। इसलिए आपकी मम्मी अगर बहुत ही ज्यादा भारी कपड़े हों, मान लो कि कोई कारपेट टाइप की है, दुताई है, बहुत ही भारी भारी कपड़े हैं, कंबल है, तो क्या करेंगे उन्हें पहले पानी गर्म करेंगी ताकि पानी का सरफेस टेंशन कम हो, फिर सरफ घोलेंगी, फिर उसके अंदर कपड़े डुबोएंगी। तो भारी कपड़ों को कई बार आपने देखा ना मम्मी ने पानी बहुत गर्म उबाला होगा, फिर सरफ मिला के गर्म साफ किया होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर भी पृष्ठ तनाव का मान घटता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 3-4, ठीक है? चलते हैं आगे। अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चन पे आते हैं वन बाय वन। ये गोली की रफ्तार से आपको करने हैं बिना टाइम खराब किए। तो कई बार तो इतना थका हुआ क्वेश्चन आएगा, इसे तो इज्जत देने की जरूरत नहीं है। द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण? सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के। तो सबको पता ही है ना? क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और क्वेश्चन का नंबर भी लिखेंगे। आधे तो इसी में परेशान होते हैं, क्लास लाइव है नहीं है क्या है। अरे भैया लाइव क्लास, अगर कोई बैच लाइव है तो लाइव ही चलेगा, ये वीओडी बैच थोड़े ना है। कह रहा जी क्लास लाइव है, क्यों पूछते हो आप लोग ये बात? ये मैंने एक भी सिंगल क्लास कोई आपको रिकॉर्डेड पढ़ाई है कभी? जो कोई क्लास अगर मैं डालूंगा तो मैं पहले बता देता हूँ कि भाई एक क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, वो हम डाल देंगे, हम बताते हैं। हम कभी ऐसे नहीं करते फ्रॉड काम, तो मत लिखा करो भाई ये बात। दिल तोड़ते हो तुम ऐसे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं रात को 9-10 बजे और तुम इसी चक्कर में लगे हो कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है। कह रहा है कि 8 ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज्यूम स्पेरिकल शेप, तरल की बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है, क्यों? तो बेटा तरल की बूंद गोलाकार आकार इसलिए ग्रहण करती है कि सबसे कम एरिया जो होता है गोले का, तो दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। आंसर सही है। ज्यादा, अरे सॉरी, लार्जेस्ट, अरे सॉरी ये सी तो गलत हो गया, ये बी में लिखा है स्फेयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम। दिए गए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। यहाँ पे तो अधिक लिखा है ये, तो बी सही आंसर है इसका। जो हमें सन्यासी, सजनेश, अर्चिता, शुभ, प्रिंस, मौर्या, नाजिया, प्रवीण, अंजलि, दुर्गेश, डांगी,
अमन सिंह, देवव्रत, राहुल मीना, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं अंतर आणविक बल, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो दो मोलिक्यूल के बीच में लगे हैं। राधिका, शिव प्रताप सिंह, अमन सिंह, को सारे बच्चों ने सी भी लिखा, पता नहीं क्यों लिखा है भाई। सबसे कम सरफेस एरिया होता है गोले का, इसलिए तो करते हैं हम ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी इसमें हम। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन यूजली, तो तापमान के बढ़ने पर सरफेस टेंशन घटता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें भी टाइम खराब नहीं करेंगे हम। तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 26। लिख रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, किसी द्रव के सिकुड़कर न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो किसी लिक्विड की टेंडेंसी को उसे कम से कम एरिया में रहना है, तुम सरफेस टेंशन हमने बताया था। साबुन सतहों के सिद्धांत पर साफ करती है। बेटा साबुन का काम क्या है? साबुन और सर्फ जब मिलेंगे, है ना, साबुन और सर्फ। एक बच्चा कह रहा है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिख ले भाई, यहां से लिख लो ये डेफिनेशन। किसी द्रव के सिकुड़कर न्यूनतम आकार घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है, यहां से लिख लेना, ये डेफिनेशन लिखनी है। तो साबुन ये बेटा सर्फ पानी में मिलेंगे तो सरफेस टेंशन को कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो पानी अंदर तक पहुंच जाएगा, अंदर तक गर्मी खींच के बाहर निकलेगी सरफेस टेंशन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, टाइम भी हो गया है। बाकी कल की क्लास जो होगी, लास्ट क्लास होगी, उसे हम समाप्त करेंगे। और जो कुछ हमारे जो ऐसे बैच थे, जो छोटे बैच थे जहाँ पे एसएससी टाइप के, एनटीपीसी टाइप के कुछ, तो वहाँ पे हम मैग्नेटिज्म की एक क्लास डलवाते हैं, है ना, अपलोड कराते हैं, वो मिल जाएगी आपको परसों, ठीक है। कुछ बैच में, कुछ में जिसमें पढ़ा रखा है, जो स्पेशल बैच है उनकी बात अलग है, साइंस स्पेशल टाइप के, जहाँ 100 लेक्चर हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम कम लेक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे वो क्लास डलवा दी जाएगी, वो मिल जाएगी। तो कल हम खत्म करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर हमें ध्यान से पढ़नी है कल, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के भी करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, गुड नाइट।